देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले थौबल जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं साल 2004 से राजनीति में हूं, लेकिन पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रदेश में गया जहां शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। जिसे हम मणिपुर कहते थे वह मणिपुर रहा ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने नहीं आए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा हम सुबह 6 बजे शुरू करते थे और शाम 7 बजे तक चलते थे। अंत में हमारा शाम को 20 से 25 मिनट का एक भाषण होता था, लेकिन 7 से 8 घंटे हम आपकी बात सुनते थे। और इस यात्रा का भी यही लक्ष्य है कि हम आपको अपने मन की बात नहीं बताना चाहते, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपके दर्द को समझना चाहते हैं। हिट एंड रन कानून के पीड़ितों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह ऐसे मामलों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और गंभीर रूप से घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम को बढ़ाने पर विचार करे। अदालत द्वारा केंद्र को इस फैसले पर विचार करने के लिए 8 हफ्तों का समय दिया गया है। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। बता दें कि अब तक मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को कोई वाहन टक्कर मारकर फरार हो जाता है और इस हादसे में पीड़ित की मौत हो जाती है तो उसे अधिकतम 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है तो उसे 50,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उन्होंने आज रविवार को पार्टी का दामन थामा। अब इसी के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में उनके शिवसेना के टिकट पर दक्षिण मुंबई सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। दरअसल मिलिंद देवरा दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार गठबंधन के तहत शिवसेना यूबीटी दक्षिण मुंबई सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है। ऐसे में देवड़ा को अपनी टिकट कटने की आशंका थी, जिसके चलते माना जा रहा है कि वह कांग्रेस का दामन छोड़ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। बता दें कि वैसे तो दक्षिण मुंबई सीट पर देवरा परिवार का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले 2 आम चुनावों में शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत इस सीट से जीत दर्ज कर रहे हैं। अब यही वजह है कि इस बार भी शिवसेना यूबीटी इस सीट पर अपना दावा जता सकती है और गठबंधन के चलते हो सकता है कि कांग्रेस को यह सीट छोड़नी पड़े। मिलिंद देवरा के कांग्रेस छोड़ने के ऐलान को लेकर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मिलिंद देवरा के पार्टी छोड़ने का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को देवरा ने उनसे फोन पर कहा था कि वे राहुल गांधी से बात करने के इच्छुक हैं। कांग्रेस नेता ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को सुबह 8:52 पर मुझे मैसेज किया था, जिसके जवाब में मैंने दोपहर 2:47 पर लिखा कि क्या आप पार्टी बदलने की सोच रहे हैं। उसके बाद 2:48 पर देवरा ने मैसेज किया कि क्या आपसे बात करना संभव नहीं है। इस पर मैंने जवाब दिया कि मैं आपको 3:30 बजे के आसपास कॉल करता हूं, और फिर मैंने उनसे बातचीत की। जयराम रमेश ने बताया कि देवरा इस बात को लेकर चिंतित थे कि शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट उनकी मुंबई दक्षिण सीट पर अपना दावा कर रहा है। मिलिंद देवरा के कांग्रेस छोड़ने पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रतिक्रिया दी है। अशोक गहलोत ने कहा कि यह जाने वाला ही तय करता है कि कब पार्टी छोड़नी है। उन्होंने कहा कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, पार्टी से जाने वालों का भी स्वागत है और आने वालों का भी स्वागत है। बता दें कि अशोक गहलोत ने यह बात मणिपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। वह राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने के लिए मणिपुर पहुंचे हैं। उत्तर भारत में पड़ रही कड़कड़ाती ठंड की वजह से नोएडा में 16 जनवरी तक सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 16 जनवरी तक 8वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। नोटिस में लिखा है कि घने कोहरे और अत्यधिक सर्दी की वजह से सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 16 जनवरी तक अवकाश रहेगा और 16 जनवरी को स्कूलों का समस्त स्टाफ कार्यरत रहेगा। आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। बता दें कि इससे पहले आगरा जिले में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए 20 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया था। वहीं कक्षा 6 से 12वीं के विद्यालय 16 जनवरी से खुल जाएंगे और इन विद्यालयों का समय बदला गया है।
खबरों के मुताबिक कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यालय सुबह 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। इजराइल और हमास में बीते 3 महीनों से अधिक समय से युद्ध जारी है। इस बीच गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में 135 लोग मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में गजा के सबसे दक्षिणी इलाके रफा के एक ही घर के 10 लोग भी हैं, जिनके यहाँ 2 विस्थापित परिवारों ने शरण ली थी। बता दें कि गजा के अन्य इलाकों में इजरायली बमबारी से विस्थापित लोगों के रफा पहुंचने से इस शहर की आबादी बढ़कर 10 लाख से अधिक हो गई है। वहीं टेलीग्राम पर किए गए एक पोस्ट में गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा ने बताया कि रफा का बुनियादी ढांचा और चिकित्सा सुविधाएं 13 लाख विस्थापितों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। खबरों के मुताबिक 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 22,000 गजावासी मारे जा चुके हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का दूसरा मैच आज 14 जनवरी रविवार को खेला जाएगा। बता दें कि इससे पहले 11 जनवरी को खेले गए सीरीज के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया था और इसी के साथ भारत इस सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है। और अगर ऐसे में भारतीय टीम आज का यह दूसरा मैच जीत जाती है तो वह 3 मैचों की सीरीज पर अपना कब्जा जमा लेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि शनिवार को यमन में किए गए दूसरे हमले के बाद अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों के बारे में ईरान को एक प्राइवेट मैसेज भेजा था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिना कोई और जानकारी के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हमने इसे निजी तौर पर भेजा था और हमें भरोसा है कि हम अच्छे से तैयार हैं। दरअसल अमेरिका का दावा है कि लाल सागर में जहाज़ों को टारगेट करने के लिए हूती विद्रोहियों को सक्षम बनाने में ईरानी खुफिया एजेंसियों का योगदान है। इसके साथ ही अमेरिका ने ताज़ा हमलों के बारे में कहा कि रडार को टारगेट करते हुए फॉलो ऑन कार्रवाई की गई है। बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन ने शुक्रवार को यमन के लगभग 30 ठिकानों पर हवाई हमले किए थे और इस कार्रवाई में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी दोनों देशों का साथ दिया था। उसके बाद शनिवार को भी हवाई हमले किए गए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी जारी है और अब इसी कड़ी में 4 शंकराचार्यों के कार्यक्रम में शामिल न होने को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने निशाना साधा है। उन्होंने शंकराचार्यों पर प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक चश्मे से देखने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री ने कल शनिवार को कहा कि समाज और हिंदू धर्म को लेकर शंकराचार्यों को अपना योगदान बताना चाहिए। राणे ने कहा कि क्या उन्हें मंदिर को आशीर्वाद देना चाहिए या इसकी आलोचना करनी चाहिए। इसका मतलब है कि शंकराचार्य प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। यह मंदिर राजनीति के आधार पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर बना है। राम हमारे भगवान हैं। इसके साथ ही शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के इस बयान कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर का उद्घाटन करना चाहिए, इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करेंगे जिसके पास कोई काम नहीं है और जो घर पर बैठा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ठाकरे गुट को जल्द ही और अधिक नुकसान होने वाला है क्योंकि उसके 16 में से 8 विधायक भाजपा नीत सत्तारूढ़ गठबंधन के संपर्क में हैं और जल्द ही इसमें शामिल होंगे। कल शनिवार को हुई इंडिया अलायंस की वर्चुअल बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद से ही गठबंधन में मनमुटाव की खबरें चर्चाओं में बनी हुई हैं। हालांकि अखिलेश यादव के हालिया बयान ने इन खबरों पर विराम लगा दिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। इन चुनावों के साथ ऐसे मुद्दे जुड़े हैं जिनका लंबे समय तक असर होना है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भाजपा एनडीए को शिकस्त देने के लिए पीडीए और इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि पीडीए और इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी घोषित हो उसे हम पूरी एकजुटता के साथ जिताएंगे। असम हिल्स परिषद चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर इंडिया ब्लॉक के घटक दल टीएमसी ने अपने सहयोगी कांग्रेस पर निशाना साधा है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक टीएमसी महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस असम में तो अपनी जगह वापस पा नहीं पा रही, लेकिन बंगाल में सितारों को निशाना बनाने जैसी आकांक्षाएं लगाए बैठी है। दरअसल असम के दीमा हसाओ जिले में उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद में कांग्रेस की निराशाजनक हार के बाद टीएमसी नेता ने हमला बोला है। टीएमसी नेता ने कांग्रेस की ओर से बंगाल में ज्यादा सीटें मांगने पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी जमीन बचा नहीं पा रही और दूसरे राज्यों में बड़े सपने देख रही है। बता दें कि असम के दीमा हसाओ जिले में उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद में बीजेपी ने अपना शासन बरकरार रखा है।
पार्टी ने 30 सदस्यीय परिषद चुनावों में 25 सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां बीजेपी का कुल वोट शेयर 55.52% रहा, तो वहीं कांग्रेस का महज 8.87% वोट शेयर ही हासिल हुआ है। इसके अलावा इस चुनाव में टीएमसी ने पहली बार चुनाव लड़ा और कुल वोटों का 7.63% हासिल किया है। अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण देने का सिलसिला जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की तमाम हस्तियों के अलावा 55 देशों के करीब 100 प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। विश्व हिंदू फाउंडेशन के संस्थापक और वैश्विक अध्यक्ष स्वामी विज्ञानानंद का कहना है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राजदूतों और सांसदों सहित 55 देशों के लगभग 100 प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।